अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास वालाना हूँ। आज हमारे साथ वन एंड ओनली फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, तो मैं नहीं बात करूँगा, वही बात करेंगे। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौहान साहब क्या हाल है? अल्लाह पाक का करम है भाई जी। जनाब ठीक मेरी हैं, सुनाई की इलेक्शन हाल। कंपेन ठीक जा रही है? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नहीं लड़ रहे, लेकिन मैं तो बेस्ट देख रहा हूँ लोग भी सेंड बेस्ट इज कर द रहे हैं बेस्ट काफ़ी। फॉर द नेक्स्ट। जी जी, फरमाइए मैं इस दफा फरमाइए। मैंने कहा रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट। बाकी आपके जो सारे दोस्त हैं वो क्यों नहीं इस बात को समझे? वो कल परसों मुसर्रत जमशेद चीमा भी आपके साथ ही इधर उधर हुई थी, दोबारा एंट्री डाल दी, बाकी लोगों ने भी एंट्री डाली, बाकियों को ये बात नहीं समझा पाए आप? रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं जिस वजह से नहीं लड़ा उसकी तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि 1 दिसंबर को जब हदबंदियां फाइनल होके आई तो मेरा वो हल्का जहां से 22 साल से मैं इलेक्शन की सियासत कर रहा हूँ, 75% हल्का मेरा काट दिया गया और नया 75% हल्का लगा दिया गया। ठीक। अब ये फौरी तौर पे 1.5-2 महीनों के अंदर उस नए 75% हल्के में इलेक्शन की पॉलिटिक्स करना मेरे जैसे अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले के लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने कभी पैसे और सरमाए के सर पे सियासत नहीं की। पैसा और सरमाया लगा के तो बंदा जिधर भी चला जाए करोड़ों रुपए लगा दो और बंदा इलेक्शन को जो है ना वो सर्वाइव और सस्टेन मेंटेन कर लेता है। लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग, हमने मेहनत के सर पे, जोड़ तोड़ के सर पे, मुशक्कत के सर पे, ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेट करके हमने इलेक्शन लड़ना होता है। तो माशाल्लाह। एक तो वो 75% हल्का अलहदा हुआ, नया हल्का लग गया। दूसरी वजह, मैं एक तो मैंने बता दिया कि हराम के मैंने चौके छक्के तो लगाए नहीं हुए, ना अपनी मिनिस्ट्रियों में, ना अपने इस 5 साल दौर में। तो मैंने माशाल्लाह। कहा मैं अपना जो 5 6 7 करोड़ रुपया बीवी बच्चों का काट के मैं इधर लगा दूं और इस इतना फर्स्ट क्रिएट हुआ है इस इलेक्शनों के अंदर, एक इतनी नेगेटिविटी और इतनी पोलराइजेशन शुदा इस वक्त हमारी सोसाइटी, माशरा और हमारा इलेक्शन और हमारी सियासत हुई हुई है। इन हालात के अंदर मैं क्यों अपनी बीवी बच्चों का पेट काटूं और उसको तो मुश्किल में बाकी लेके आऊं। जितने आपके दोस्त हैं आपकी पार्टी के, वो तीसरी हराम वजह के सुन छक्के रहे लगाते रहे हैं जो नहीं, इलेक्शन लड़ रहे तीसरी वजह सुनो, मैंने दूसरों की कहा ही नहीं, तुम इन्हें सियाने क्यों बांट रहे हो, ज्यादा तुम मन उस पासे लेके चल रहे हो। हैं। मैंने अपनी बात की है जरा। अच्छा यार, आवाज़ अच्छा, क्यों ऊंची करें इनकी? जी जी, बोलिए तीसरी बोलिए चौहान साहब। तीसरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने पिछले 8 महीनों में नजरियाती बुनियादों पे तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ अपना एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और आवाम में किरदार अदा किया लोगों की आगाही के लिए। जी बिल्कुल। मैंने लोगों को ये बताया फ्रंट फुट पे आके, मेरे अलावा कोई आपको ना आईपीपी का लीडर ना आईपीपी से बाहर कोई लीडर नजर आएगा जो इस तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ और सोशल मीडिया पे इनका जो तूफान बदतमीजी फिसाद गैर फैला मुल्की रहे। ताकतों की अप्रूवल से और उनकी सपोर्ट से जो जारी है, उसके मुकाबले में मैं अकेला खड़ा हुआ। रोजाना 2 से लेके 6 टॉक शोज, रोजाना 2 3 बीपर से लेके 15 बीपर्स मैंने टीवी चैनलों में ना मैंने एग्जैक्टली दिए। सर, मैं मैंने देख रहा था आपको। मैंने लोग मैंने लोगों का ज़हनी अबियारी की। अब अगर ऐसे मौके पे मैं कोई ऐसा सियासी डिसीजन ले लेता कि जिसकी वजह से मेरे हल्के और मेरे शहर में तहरीक फसाद फिल अर्ज को फायदा हो जाता, ठीक। मतलब मैं खड़ा हो जाता और मैं खड़ा होता तो अब क्या था, 3 कैंडिडेट थे, मैं हो जाता, नून लीग का हो जाता था, पीटीआई का हो जाता। तो मैं अगर 15,000 10,000 20,000 वोट ले लेता सपोज, तो उसका कंसिक्वेंटली फायदा जो है वो तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट को होना था। तो मैंने बैकआउट करके ये मौका दिया कि वो तहरीक फसाद फिल अर्ज का कैंडिडेट जो है वो जीत ना सके, उनको ओके। कोई कामयाबी ना हो सके। अच्छा, तो ये मैं एक वैसे मुझे नजरियाती लॉजिक समझ बयान नहीं आया, देता लेकिन हूं। चले खैर। आपने कहा मैं मिडिल क्लास हूं, कोई चौके छक्के नहीं लगाए। वो टिकटॉक के ऊपर आपकी मैं अक्सर वीडियोस देखता हूं, लोग भी सेंड करते हैं, साथ पुलिस का एक डाला होता है, साथ 2 बंदे होते हैं, आपकी प्राइवेट गाड़ी है, उसके ऊपर भी पुलिस की बत्तियां लगी होती हैं। ये मिडिल क्लास हर पाकिस्तानी को सहूलत है? नहीं, आपको अंदर की कहानी नहीं पता। सुनाए जी। मैंने आज तक जना इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अब आपने सवाल पूछा है, मुझे थ्रेट है। थ्रेट है? अब ये मैं पहली दफा ये डिस्क्लोज कर रहा हूं, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जिस तंजिया तरीके से सवाल पूछा है तो नहीं मुझे सर, वो मजबूरन ये बताना पड़ तंज रहा है। तंज नहीं किया, आप भाई हैं सर, रिस्पेक्ट है बड़ी। आप वो आपने कहा ना मिडिल क्लास, तो फिर लोग कहते हैं मिडिल क्लास ऐसे तो नहीं होते ना, आफ्टर और भाई, वजारत हर अपर चीज। मिडिल क्लास का लफ्ज यूज किया है मैंने। अपर मिडिल, अच्छा अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ठीक है। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मैंने अपर मिडिल मैं, क्लास है, इनको भी एक डाला ले देते हैं। मेरा 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 अल्लाह पाक का करम है, पाकिस्तान के अंदर ना 2 किस्म की पॉलिटिक्स के अंदर आपको ब्रीड्स नजर आएंगी।
एक वडेरे जागीरदार सरमायादार और उनकी वो खानवादे के जिन्होंने अंग्रेजों के कुत्ते और घोड़े नहला के जो ना आज तक हुक्मरानी कर रहे हैं इस अच्छा, बर्रे सगीर और इस पाकिस्तान के अंदर। सही है। एक वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के वो कारकुन हैं कि जिन्होंने, किसी ने भुट्टो की, किसी ने नवाज शरीफ की, किसी ने किसकी जनाब चाकरी करने के बाद वो MNA MP और वजीर मशीर बनते हैं और पहले टेन्योर के अंदर वो भी एलीट क्लास के अंदर शामिल हो जाते हैं पहले 5 साल लगा के। मैं अल्लाह पाक के करम से दादा परदादा लकड़ दादा एक अच्छे खानदान, एक अच्छे जिम्मेदार, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट फैमिली से ताल्लुक, और मैं उधर ही अपर मिडिल क्लास में हूँ। 2 दफा MPA और 6 मिनिस्ट्रियां में जनाब एक्सरसाइज कर चुका हूँ माशाल्लाह। क्योंकि मैंने हराम के चौके छक्के नहीं मारे। मैं दोबारा दोहरा दूं ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जी आगे चले। चले आगे बढ़ जाते हैं सर। आपकी बात तो हो गई। अब जरा बिलावल कह रहे हैं कि पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सब खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो लोग कहते हैं वो तो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, आप तो उनकी पैदावार हैं 2023 में। IPP कौन? लोग कहते हैं ना। IPP, हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो जनाब बिल्कुल उनको जमहूरियत की एक यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा दाखिला दिलवा के, अच्छा। कच्ची पक्की पढ़ा के, हाँ। 5वीं पढ़ा के, मिडिल पास करा के, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन दिलवा के, FSC में हाई फर्स्ट डिवीजन दिला के, और फिर जनाब मास्टर, फिर PhD करवा के, तो सही। फिर उस तो बाद सियासत लैके आई सी, आओ पाजी और सियासत करो। और भाई वो भी सारा कोई डैडी डैडी कहते जनरल अयूब को, और कोई जनरल जियाउल हक साहब से दुआ लेते हुए कि मेरी उम्र लग जाए, और फिर सारी चीजें। और भाई सारे के सारे, पहली बात तो यह है कि ये सारे उधर से आए। हमारा जो IPP का मसला है ना वलाना साहब, जी जी सर। मसला ये है कि हम वो पॉलिटिशियन थे कि जिन्होंने 5 साल से लेके 30-30 साल एज अ मिनिस्टर, एज अ MP, एज अ MNA, सूबाई मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर, हमने इस मुल्क की खिदमत की थी। हमारे पास तजर्बा था। अब हमें एक इंतहा पसंद शख्स की नरगिसियत का शिकार होके, उसने जो अपनी पार्टी का और अपना टाइटैनिक जरा जाके सीधा मारा जाके जनाब रियासत के बर्फानी तोदे के ऊपर, हाँ जी। ठीक है ना, और उसके बाद वो टाइटैनिक डूबा, उसका भी डूबा। अब हमारे पास तो रास्ता कोई नहीं था, हम तो करना चाहते थे पाकिस्तान। लेकिन मसला ये ना फयाज साहब, आपको बुरा लगता है इंटरप्ट करना, मुझे पता है, हमेशा आपसे पहले भी प्रोग्राम किए हैं। वो टाइटैनिक डूबा, लेकिन आपको पैराशूट या आपको वो जो तैरने के लिए आलात दिए वो भी रियासत ने नहीं दे दिए। ये भी सवाल है ना एक। आप लोग बच गए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और नहीं, मैं सुबह पेशी भुगत के आया हूँ, अभी तक पेशियां भुगत रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो कल फोन आ गया मुझे जनाब इस्लामाबाद के जनाब एक थाने से, और जनाब वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ आया है। मैं कोई इंसान के बच्चे पढ़ो 14 हो गए ना, 15 भी ले आए हो। कहने का मकसद ये है हम तो भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि हम घर पे टांगों पे टांगे रख के बैठे हुए हैं? कल भी पेशी भुगती है इस सारी दहशतगर्दी की अदालत में। हम तो 14-15 पर्चे भुगत रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आपने एक इंतहा पसंद शख्स ने अपनी पार्टी डबो दी, उसने जनाब रेजा रेजा कर दी, रस्ते सारे मसदूद हो गए, तो क्या उसकी इंतहा पसंदी के ऊपर हम भी निसार हो जाते? तो हम लोगों ने फैसला किया कि हमने एक रास्ता लिया कि यार कोई हम मुल्क की खिदमत करें, रियासत की खिदमत करें। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हिम्मत दी है, हमें एक्सपोजर दिया है। तो जनाब ये IPP उस कंटेक्स्ट के अंदर जनाब सारी भरी थी। आप कह रहे हैं कि तहरीक फिसाद फिल अर्ज और रियासती तोदे के साथ टाइटैनिक को टकरवाने वाला बंदा जो है वही सारी फिसाद की जड़ है, लेकिन वो तो कल भी कह रहा था कि 90% फौजी अभी PTI को वोट देंगे। उसने कल कहा, सुना आपने? ओ यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैं ना ये सारी बातें सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा। आप इनकी तकरीरें सुने ना, 9 मई से पहले इनकी तकरीरें, और इनके हम भी करते थे, हम भी यही नारे मारते थे, कोई हाथ तो लगाए, कोई जनाब छुए तो सही। तोबा तो कर लिया आपने नफल शफल पढ़ के वो पुरानी तकरीरों पे? ये 8 महीने से मैं चरखा काट रहा हूँ यार। नहीं, सही है, सही है। लाना साहब तुझे भी जाना सारी दिहाड़ी रोंदे रहे, मरिया कोई नहीं वाला साथ। नहीं 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 नहीं, सही है, सही है। रात पूरी फिल्म देखते रहे, सुबह उठ के कहो जी कि हाँ हीर कुड़ी सी का मुंडा है। नहीं नहीं, अब मेरी गलती है। 8 महीने मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया, और आपको मैं क्या बताऊं क्या क्या मेरे साथ 8 महीनों में, और डेली आज का दिन भी मेरे साथ जो है ना 3 केसेस ऐसे में। आप क्या छोड़ो इस सारी चीजों को जो है ना। सबसे पहले पाकिस्तान बेशक सर, अपना नारा है। बेशक। जब अपनी चीज एक समझ में आ गई कि यार ये, और हमने अल्लाह पाक का करम है 9 मई से पहले ही भी
मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि मार्च के एंड में जब फौज के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट की ना, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, ये जबरान लियाज इमरान गजाली अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर जो बाहर बैठे हैं, अच्छा इनका सोशल मीडिया हेड और डिप्टी हेड, इन्होंने सबसे पहली पोस्ट निकाली जनरलों के खिलाफ, जी जनरल ये जनरल वो फौज ये। मैंने मार्च के एंड में 2022 में, अभी भी मेरी फेसबुक पे वो पोस्ट लगी हुई है कि सेकंड लेफ्टिनेंट से जनरल तक का सफर 35 36 37 साल का किस तरह जनाब सफर तय होता है। बेशक सर, क्या क्या पापड़ बेल के, क्या क्या है। पराठे पका के, क्या क्या जान जोखों में डाल के, क्या क्या कुर्बानियां दे के, क्या क्या रातें जाग के मुल्क और कौम के लिए। फिर उसके बाद अगला 9 मई तक कम अज कम 10 से 12 मेरे ट्वीट मौजूद हैं उस वक्त के जब रोजाना साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह फौज को और आईएसआई को गालियां दिया करते थे। उसी वक्त मेरी ट्वीट्स मौजूद होते थे फौज के हक में, उसके शहदा के हक में, ब्रिगेडियर लाइक हो गया, फलां लांस नाइक हो गया, फलां हवलदार शहीद हो गया, जनरल सरफराज की शहादत हो गई। जनरल सरफराज की शहादत पे, इन्होंने उसकी टीम की शहादत पे पूरी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इंडियन रॉ के इशारों पे नाचते हुए नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी, जैसे ये पाकिस्तान ईरान के इशू पे आज से 2 दिन पहले उन्होंने किया। जी बेशक, मैं जनरल सरफराज की शहादत के ऊपर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा था। मेरे सारी चीजें मौजूद हैं। फिर उसके अलावा आखिरी 10 दिन 1 मई से लेके 8 तक 2 दफा जीएचक्यू के ऊपर यलगार करने के लिए साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ना रैली रखवाई। दोनों दफा फयाजुल हसन चौहान की डिस्टिंक्शन है कि मैंने पिंडी के अंदर वो रैली कैंट एरिया के अंदर दाखिल नहीं होने दी। तो जरा हमने रोल अपना प्ले किया। क्यों? कि हमें पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत है। और पाक फौज से क्यों मोहब्बत है? इस नैरेटिव की वजह से वो जो अब अमेरिका में बैठा हुआ है, जो बड़ा बोलता था, क्या नाम था उसका, अब मुझे नाम भूल गया, वो उसने आपको एक दफा उधर बनीगाला में जाने नहीं दिया था, याद है आपको? आपने वो एक दफा की वीडियो सिर्फ सुनी और देखी। पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक दफा की वो वीडियो देखी। मैंने इन 1.25 सालों में अप्रैल नहीं बल्कि जून 2022 से लेके जब मैंने पहली दफा मैसेज किया साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उनको कहा कि खुदा का वास्ता है ये आप जिस ट्रैक पे चढ़े हैं ये ट्रैक छोड़ दें। ये जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गद्दार कहना, उसको जनाब मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना, ये सारा। और पूरी एक लंबा मैंने मैसेज किया। उस मैसेज के बाद से लेके जून 2022 से 9 मई 2023 तक मैं 25 से 27 दफा बनी गाला और जमान पार्क पे मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। वो तो एक दफा की आपको वीडियो आ गई ना, एग्जैक्टली, और काफी दफा। जी बिल्कुल सही। तो ये कहने का मकसद ये, उसकी वजह यही थी कि जनाब हम उनके स्टेज के अंदर उनकी हाँ में वो कवाली नहीं पढ़ा करते थे। जैसे शाजिया खुशिक जनाब वो गाना गाती है तो पीछे आहो नहीं आहो वाले नहीं लगे होते मुफ्त के 2-2 हज़ार में जनाब नाचने कूदने और अपना। वही मैं बड़ा हैरान हूँ चौहान साहब, ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को तो वो बंदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक पसंद ही नहीं करता था। आप इतने करीब कैसे हो गए? हमने मेहनत, सारा साल मेहनत की, मारे खाई। अकेला जब फिरता था साबिक चेयरमैन, सिर्फ 6-6 7-7 बंदे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में। वही लीडर होते थे, वही ओहदेदार होते थे, वही वोटर होते थे, वही सपोर्टर होते थे। उस वक्त मैं साबिक एमपीए की हैसियत से जब आया था, 500 बंदा लेके मैं दफ्तर गया उस दिन। खैर ये लंबी स्टोरी है ना, तो हमने तो मेहनत करके नाम कमाया। हमने तो भाजी को पैसे दे के ना टिकट लिया, ना पैसे दे के वजारतें ली, ना कभी शौकत खाना में फंड दिया, ना कभी जनाब नमल में दिया, ना कभी अलकादर ट्रस्ट में दिया, ना कभी पार्टी फंड दिया। हाँ, पल्ले से पैसा लगा के 1.5 लाख रुपया महीने का एवरेज महीने का लगा के जनाब हम स्ट्रगल करते थे। अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद डलवाते थे, सारी भाग दौड़ मार धाड़। लेकिन रिश्वत के तौर पे फंड दे के कभी मुकाम हासिल नहीं किया। ये फयाज चौहान की डिस्टिंक्शन है। और मैं ये भी बात ब्रेक कर दूं आपको। जी बोलिए। सुने, 2018 के इलेक्शन में 60% लोगों ने टिकट 2-2, 4-4, 6-6 करोड़ रुपए दे के लिए थे। किसी ने पार्टी फंड के नाम पे पैसे दे के, किसी ने नंबल में दे के, किसी ने शौकत खाना में दे के। और फिर वो जो उनमें से जो इलेक्ट हुए और फिर जो मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बनने में भी 50% सूबाई और वफाकी मिनिस्टर ने 5-5 करोड़ रुपए दिया था।
और जहांगीर तरीन और अलीम खान भी फिर- आपकी तरह फिर- मेहनत करके करीब गए थे। सुने फिर आपके जनाब सेनेटर हम्म। पीटीआई के 50% सेनेटर जो है ना 5 से लेके 10-10 करोड़ रुपए बने थे। सही। फयाजुल हसन चौहान ने 4 आने नहीं दिए कभी, 4 क्या आने इस बात तरह, है, जबरदस्त सर। 4 आने मेरे पास हो भी तो मैं नहीं दूंगा। नहीं मेरा ये दूंगा। मिजाज ही नहीं है, मेरा ये मिजाज नहीं है। स्टाइल ही नहीं है। मेहनत करनी है। मेहनत करके अपने धड़े के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए मेहनत करो, जान जोखिम में लगाओ। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, जब ये आखिरी 3 सेशन चल रहे थे ना असेंबली टूटने से पहले, राना सनाउल्लाह साहब और जनाब अता तारड़ बैठे हुए थे, तो सांस खुशक हुआ था पूरा पीटीआई के पार्लिमानी ग्रुप का। ये मियां महमूद रशीद, ये मियां असलम, ये राजा बिशारत, ये बड़े बड़े जितने नन्हे खान फन्ने खान मिनिस्टर थे बैठे हुए, बिल्कुल सांस खुशक। फयाज चौहान खड़ा हुआ, उसने वो क्लास थी जो सारी दुनिया ने देखी। मैं वो अल्फाज अदा नहीं करूंगा जो मैंने इन दोनों को और आज थे। आपकी पार्टी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, आप उस पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा होंगे। वैसे ये कितनी अफसोस की बात है जनाब। नहीं, अफसोस की बात नहीं है। बात ये है सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, सारा कुछ लगा रहता है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो पैसे दे के करीब आते थे, आपका तो स्टाइल ही नहीं है। मैं आपका बड़ा मोतबर हूं और अच्छी बात है, मिडिल क्लास बंदा इतना आगे आया था। ये जहांगीर तरीन और फयाज अलीम खान भी उसी ग्रुप में नहीं थे, पैसे देने वाले, करीब आने वाले, फिर पैसा जाया हुआ, फिर उन्होंने अफसोस हुआ। नहीं, 2 चीजें हैं। अच्छा, वो सर उनके पास पैसा था, सरमायादार थे, उन्होंने इनके ऊपर सरमाया लगाया। बनी गाला के घर जो हांडी पकती थी, उसमें जो गोश्त और आलू पड़ता था, वो भी जहांगीर तरीन साहब के पल्ले से पड़ता था। ठीक है। बनी गाला में जो चाय पकती थी, उसमें जो पत्ती आती थी और दूध आता था, वो भी अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन साहब के पल्ले से आता था। सही। बनी गाला में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो उर्दली और नायब कासिद और चपड़ासी था, उसको जो तनख्वाह जाती थी, वो भी अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब की जेब से जाती थी। सही। तो यार एक चीज, सारा दफ्तर, सारा सेंटर चलता था। देखो, अल्लाह ने उनको पैसा दिया था, उन्होंने जनाब पार्टी की खिदमत के लिए लगाया, लेकिन हासिल वसूल बाबा जी का ठुल्लू, समझ गया ना। सही है। हाँ, और हासिल वसूल सुने, हासिल वसूल बच्चों के ऊपर, बेटों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बीवी के ऊपर पर्चे। तो नजरियाती आदमी सर ना तो सीएम बनने के लिए पैसा लगाता है, या वो तकरीर करता है, या पैसा लगाता है, जो भी मेहनत करता है वो तो किसी ओहदे के लिए नहीं करता ना नजरियाती आदमी। तो ये नजरियाती नहीं थे फिर उनके साथ? यार बात नजरियाती की नहीं है यार, आइडियलिस्टिक बातें करना बड़ा आसान है मौलाना साहब। मैं आइडियलिस्टिक बातें, सारी दुनिया आइडियलिस्टिक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी अपनी जात नहीं, मैं आइडियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ। रियलिस्टिक। मैंने अपनी बात की, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो सरमायादार है, जिसके पास अल्लाह ने पैसा दिया है, वो जनाब सियासत ना करे। वो करे, वो अपना किरदार अदा करे, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एक अपना स्टाइल, एक अपनी कुर्बानियां और एक अपनी मजबूरियां हैं और एक अपने मुश्किलात होती हैं सियासत के अंदर, सही, जो हम फेस करते हैं। क्योंकि हमने 6 करोड़ की प्राडो में बैठ के या 5 करोड़ की प्राडो में बैठ के अपनी सियासत का आगाज नहीं करना होता ना। हमने जनाब करोड़ों रुपए के फंड देके हमने पार्टियों के अंदर पोजीशनें हासिल करनी होती हैं। हमने मेहनत करके, हमने, और पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के अंदर तो दादी बेड़ा है, मासी बेड़ा है, ये जमहूरियत है? इसको जमहूरियत कहते हैं? मैं बताएं, बाप दादा परदादा लकड़ दादा से फिर एक एक खानदान का जनाब सारे अफराद, ये जमहूरियत पे होता है? यूरोप और बल्ले का निशान भी नहीं छीना जाता जमहूरियत क्या वहां पे? जी बोलिए। बारक ओबामा की, एक मिनट बुलाना साहब, बारक ओबामा की किसी बेटी को सुना या बेटे को सुना कि वो जनाब किसी स्टेट का गवर्नर है, किसी स्टेट का जनाब मिनिस्टर है, स्पीकर है? यहाँ पे तमाशा है यार। इस कुलिये पर तो इमरान खान पूरा उतरते थे, अपने बेटों को बाहर रखा, बहनों को, किसी को भी सियासत में नहीं आने दिया, आप जैसों को, मिडिल क्लास को मौका दिया। और यार खुदा का वाक़या, जमहूरियत के अंदर आमरियत भी नहीं होती। ये तो जहांगीर तरीन के ऊपर उतरता है, ये जो आप कह रहे हैं, उनका बेटा इलेक्शन लड़ा है, इमरान खान का तो कुछ भी नहीं। बात ये है, इमरान खान तो अपने बेटों का तो सगा है ही नहीं। अच्छा, सगा ही नहीं है। जब उसको एक बुशरा बीबी ने कह दिया कि तू अगर जाएगा बरतानिया तो तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, जिसने बुशरा बीबी की इस प्रिडिक्शन के ऊपर, वो नाम नेहाद जिन के ऊपर के कहने पे
3.5 साल अपने बच्चों को नहीं जो मिला, आप कहते हैं कि वो बच्चों के छोड़े चीजों को। अच्छा, आगे चले। मुझे बताएं, वो कह रहे हैं एक और बात, उन्हीं की बातें याद आई जा रही हैं मुझे। वो कह रहे हैं मैं सियासी आदमी हूं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक, मैं सियासी आदमी हूं, मेरे लिए बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। 19 माह से कह रहा हूं यार बात तो करो मेरे साथ। कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। आहा, याद है आपको अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक? जी सर। ओए होए 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 होए। लहजा क्या था? रौनत भरा लहजा, फिरौनियत भरा लहजा, नमरूदियत भरा लहजा। जी, इनके लहजे के अंदर एक तकब्बुर था, एक गरूर था, एक अनानियत थी। नहीं बैठना मैंने, नहीं डायलॉग करना, नहीं टेबल टॉक करनी, ना पीडीएम के साथ, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार, आपकी जनाब शोहरत के बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़े हुए। लोग समझाते थे, लोग बताते थे, लोग जतलाते थे, लोग समझाते थे कि नहीं भाईजान बैठ जाएं, बी पॉलिटिशियन, बी पॉलिटिशियन। नहीं, सारा पाकिस्तान मेरे पे मरता है, नौजवान मेरे पे मरते हैं, ओवरसीज मेरे पे मरते हैं, मैं इशारा करूंगा तहस तहस कर देंगे, तुर्की की तरह टैंकों के सामने लेट जाएंगे, फला फला फला। फिर 9 मई के बाद लोगों ने देखा गिरफ्तारी से 2 महीने पहले के जो रोजाना रात 1 घंटे का वीलॉग और तकरीर मिलते करते थे, सब कोई आए, कोई बैठे, कोई डायलॉग करे, कोई टेबल टॉक करे, कोई फला करे। तो फयाज साहब इसे खत्म कर देना चाहिए, बल्ले का निशान छीना है, कालादम कर देना चाहिए फिर पार्टी को ही, क्योंकि ये तो फसाद फिलहाल कालादम हो गई और पीछे की रह गया। अच्छा, क्या पीछे रह गया है? अच्छा, खत्म हो गई, कराकरी की दुकान बन गई है। और वैसे जमहूरियत में तो ये भी नहीं होता सर, जमहूरियत में तो मौका नहीं दिया जाता सबको। पाकिस्तान जिंदी जमहूरियत है और उनसे फिर चुप होना गन्ने जिंदी जमहूरियत चल रही है जना, और सारी जमहूरियत इत्थे ही आके ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੀ जना आके ਤੁਸੀਂ सारे जनाब हाई मॉरल ग्राउंड्स लेके आने हैं। इसको नहीं हाई मॉरल ग्राउंड पे जज करना क्या इसकी पार्टी को। सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात, आप बड़े सच्ची बातें कर रहे हैं। 21 अक्टूबर के बाद जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो भी जमहूरियत में नहीं होता, जिस तरह बिहेव किया गया, प्यार मोहब्बत। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान का एक अपनी वक्री जमहूरियत है। लोग कहते हैं ना कि फौज का किरदार नहीं होना चाहिए सियासी। चले सुन ले, बातें खुली खुली हो रही हैं। तो मैं कहता हूं कि जिस जमहूरियत के अंदर खानदान है, विरासत है, मरूसियत है, जो कि जहर कातिल है जमहूरियत के अंदर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में, अगर बर्रे सगीर के अंदर रजा रब्बानी जैसा बंदा जो बड़ा बड़ा मामा चाचा ताया फुफड़ बनता है जमहूरियत का और इक़्तिदार का और आइन का, उससे जब कोई कहता है यार तुम जिस पार्टी में हो वहां पर तो खानदानियत है, तुम जनाब एक बच्चे को अपनी गोद में पाल के उसको नौजवान बना के तुम 70 साल के बुजुर्ग हो के तुम उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे होते हो, तो वो आगे से जवाब देता है भाईजान ये पाकिस्तान और खित्ते की जमहूरियत की मजबूरी है। तो जब इस जमहूरियत की बर्रे सगीर की मजबूरी है कि खानदानों की सियासत चलनी है, तो पाकिस्तान जैसा सिक्योरिटी स्टेट के जो फ्रॉम डे फर्स्ट सिक्योरिटी स्टेट है, उसकी भी मजबूरी है कि पाक फौज पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी सियासी और गैर सियासी मामलात की स्टेक होल्डर है। ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। अभी जो ईरान के साथ हुआ, और वो आपने बात पहले भी करती, वो देखा नहीं, वो ऐसे इमरान खान की पुरानी तकरीर के मैं एयरफोर्स को कहूंगा ड्रोन गिरा दो, फिर पाकिस्तान की फौज ने और रियासत ने जो फैसला किया, हमला किया और एक ऑपरेशन का आगाज किया, तो वो सारे चुप करके बैठ गए। तो इसलिए ये अनासर जो हैं ये इनको भी खत्म होना चाहिए, रियलिटी को समझना चाहिए। आप सही बात कर रहे हैं क्या साहब। देखें इस ईरान के इशू पे और इससे पहले भी पिछले 2 साल 22 और 23 पाकिस्तान की बदकिस्मती के साल थे कि जब पाकिस्तान के नौजवानों को और आवाम को एक नरगसियत के मारे शख्स ने बैरूनी ताकतों की सपोर्ट के साथ और बैरूनी अनासर की सपोर्ट के साथ, यहूदी लॉबी और एक मखसूस मजहबी कम्युनिटी की लॉबी थी उसकी सपोर्ट के साथ, सारों के दिमाग ऐसे खराब किए कि अगर कोई फौज का जवान शहीद होता था उसके ऊपर भी मजाक, कोई अफसर शहीद होता था उसके ऊपर भी मजाक, जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर गिरता था और वो शहीद होते थे उसके ऊपर भी मजाक, अगर कोई सरहद के ऊपर जंग लगती थी उसके ऊपर भी तंज, अगर कोई, और होते होते ईरान का ये वक़ुआ हुआ जो इंडियन रॉ और इंडियन टीवी चैनल और बीजेपी की सरकार, मैं तो जाता रहता हूं उनके चैनलों में, जी देखता हूं, जो अल्फाज उनके होते हैं वही तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के बाकायदा सरकारी और उनके बाकायदा ऑफिशियल पेजेस के ऊपर, ट्विटर्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर
वही अल्फाज और वही जज्बात उनके होते हैं। सही। कितनी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, एक और आपसे बात पूछनी, आईपीपी का सर मकसद क्या है? एक तो आपका मंशूर भी मैंने पढ़ा, पहले भी पढ़ा, आज फिर मैंने दोबारा पढ़ा, आप बिजली की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, खुद आपके जो सरबराह हैं उनका भी किसान के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है, उनका बिजनेस भी हुआ है, पेट्रोल भी आप कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है सर। वो 300, बिलावल 300 यूनिट का कह रहे हैं, वो 200 का कह रहे हैं, आप इतने यूनिट तो नहीं बता रहे, लेकिन आप कह रहे हैं किसानों को बिजली फ्री की जाएगी, आप भी मेरे ख्याल से 300 का कह रहे हैं। ये भी रियलिस्टिक नहीं है। सच बताना चाहिए, इतने सच बोल रहे हैं तो ये भी सच बोल रहे भाई, बड़ी मुश्किल से मैशत को थोड़ा सा संभाला देंगे अगर हम आए, जो कि मुमकिन ही नहीं है अब मौजूदा अच्छा, तनाज़ुर। कोई इसमें अनरियलिस्टिक बात नहीं है। होता ये है मौलाना साहब कि पिछले 20 सालों से, स्पेशली पिछले 15 सालों से आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर एहसास प्रोग्राम के तहत सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम को भिखारी बनाने पे लगा दिए जाते हैं। हमने जो कहा कि 300 यूनिट के सारिफ को बिजली मुफ्त, हमने जो कहा कि 50,000 कम अज कम तनख्वाह, हमने जो कहा कि जनाब मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल आधी कीमत पे, हमने जो कहा कि 12 एकड़ के किसान को ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त, हमने ये कहा कि हर यूनियन काउंसिल में एक सरकारी डिस्पेंसरी क्वालिफाइड डॉक्टर डिस्पेंसर और दवाई के साथ, हमने जो ये बातें कही, हमने उसी सैकड़ों अरब रुपए को सिंक्रोनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से यूज करके हमने उसको मटेरियलाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कोई 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाली बोस्टिंग और प्रेटिंग और दावे नहीं है, अनरियलिस्टिक। ठीक। और खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का वाला वो वाला नहीं है, ठीक है ना। चौहान साहब, मंशूर इतना इसको, बड़ा, इसको अब क्या किया, फरमाइए। अब बिलावल जरदारी साहब ने हमारा जनाब मोटो पंजाब में आए, वो 300 यूनिट वाला वो राग लापना शुरू हो गए। उस बेचारे को मैं क्या कहूँ जाना, मुझे तरस आता है उस पर जाना, उसको जो लिखा पढ़ा होता है वो दे देते हैं, बस वो बेचारा पढ़ लेते हैं और अब इस पे मैं क्या तबसरा करूँ जाना। अच्छा, तो हमने जो कहा है, हाँ वो देखे ना, वो तो कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान में पार्टी है मेरी और मैं आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत बनाऊंगा। तो मुझे याद आ गया, ये डिस्टिंक्शन तो जहांगीर तरीन की थी। आज उनसे मुल्तान में सवाल भी हुआ, वो हंस पड़े कि सर आप कैसे हुकूमत बनाएंगे, जहाज चलाएंगे, त्यारा चलाएंगे। तो मुझे बताएं कि आप इतना बड़ा मंशूर और आपने उम्मीदवार मेरे ख्याल से 25-30 खड़े किए हैं पूरे पाकिस्तान में। यार देखो, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जिसकी पॉपुलैरिटी का तोती बज़ाहिरन जनाब इस वक्त पाकिस्तान में या सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, और जो बज़ाहिरन जनाब पिछले साबिक वज़ीर आज़म हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े तो एक सीट नहीं थी, जीरो, एक सीट नहीं थी। एग्जैक्टली। दूसरी दफ़ा लड़े तो एक सीट मिली 2002 में अकेले अपने, ठीक है। वो तो एक सीट, 0 सीट से स्टार्ट हुए। हम अगर पहला इलेक्शन 2 महीने पहले हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है, 2 महीने पहले, लेकिन अगर एक बात भूल गए चौहान साहब, 2011 से 2018 तक उनके पास पाशा ज़हीरुल सलाम जो खुद एडमिट कर चुके हैं थे, समझ आई? पूरी बात सुन मेरी जनाब। 2 महीने की परवरदा नौजायदा पार्टी अगर पहले इलेक्शन के अंदर ही कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर एक अच्छी हैंडसम किस्म का पार्लिमानी ग्रुप के साथ आ जाती है तो वो घाटे का सौदा नहीं है भाईजान। क्या इंशाल्लाह आने वाला वक्त होगा वो अच्छा होगा। चले, आपके लिए बेस्ट विशेस। आप खुद तो इलेक्शन नहीं लड़े, मुझे बड़ा अफसोस है चौहान साहब, आपको आना चाहिए था, मैं आपको देखता था, पूरी कौम देखती थी, और आपके ये लफ्जी जुमले जो हैं और वार जो है, ये अल्लाह करे जब तक आपकी ज़िंदगी हम सुनते रहें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, पाकिस्तान की मैशत पे बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदेद नाज़रीन। आपको पता है कि आज भी IMF ने पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी आज बात की है। उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर तौर पर उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में, यानी इस फिस्कल ईयर में, पाकिस्तान ने बेहतरी की है, सवाए एक जो फैक्टर है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें 1.6% इस दफ़ा GDP का है, जो कि पिछले साल 0.7% के ऊपर था। इसके अलावा ग्रोथ पाकिस्तान की 2% इस साल रहेगी, जो कि ज़ीरो में और फिर माइनस में भी जा चुकी थी। रिज़र्व जो है वो 8.2%
$8.2 बिलियन होंगे, और जो कि $4.5 बिलियन से बढ़कर ये जुलाई सितंबर में ये टारगेट जो है पाकिस्तान इसको अचीव कर रहा है। एग्रीकल्चर में भी बेहतरी हुई है, उसकी ग्रोथ 5% के ऊपर चली गई है। स्मगलिंग को जिस तरह कर्ब किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, निगरान ने जिस तरह के स्टेप लिए उससे भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतर इशारे हुए हैं। रेवेन्यू इस दफ़ा 12.5% ऑफ GDP है इस ईयर, जो कि पिछले साल 11.5% के ऊपर था। इसी तरह एनर्जी सेक्टर, जिसमें आपको एक और रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तानी 3 सालों के अंदर 1410 अरब रुपया टैक्सेस की मद में, बिजली की मद में दे चुके हैं, मगर हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2.6 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। इसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गैप है, अभी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 2.5% के ऊपर है, और एक्सपोर्ट अभी भी पाकिस्तान की उस तरह से नहीं बढ़ी जो कि डिमांड थी। इस तरह इन्फ्लेशन 36% हाईएस्ट थी, वो कम होकर 26 और अब 29 के ऊपर फॉल कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट 8% इस ईयर होगी, जो लास्ट ईयर 8.5 थी, इसमें भी 0.5% बेहतरी हुई है। बजट डेफिसिट 7.7% लास्ट ईयर था, और अब 7.6% इस करंट ईयर में जारी रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर तस्नीम जफर साहिबा माहिर मैशर मौजूद है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, इस सारे हालात के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, सबने स्मगलिंग से लेकर दीगर स्टेप लिए हैं, IMF भी रिपोर्ट दे रहा है, उन्होंने 17 तारीख को किस्त भी एक जारी की है, तो आपको लगता है कि अब मईशत जो है वो ट्रैक पर आ गई है और जो इशारे IMF हमसे डिमांड कर रहा है उसको मजीद भी पूरे कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वकास, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा से आज मौका दिया। अच्छा, आप IMF की जिस रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान की आउटलुक पे रिसेंटली पब्लिश की है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दे हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन केस ऑफ पाकिस्तान। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट वो 2% पे स्टेबल रहेगा। देन दे सेड कि पाकिस्तान ने किसी तरह से मैनेज किया और अपने फिस्कल डिसिप्लिन को अचीव करने की कोशिश की है। रेवेन्यूज जो हैं वो 12.5% ऑफ GDP के इक्विवेलेंट हो गए हैं। अगर देखा जाए तो दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड नॉट से कि ये चीज़ें हमें एक बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में ले गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को सस्टेन करना दैट इज़ वेरी मच नीडेड। हमारे एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की गई है, इसमें देखिए कि हमारा स्टिल जो है वो रिलायंस ऐसे एरियाज पर है जो कि हम उस रेवेन्यू कलेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे अरसे के लिए। आपने खुद ही भी फरमाया कि हमने जो है वो एनर्जी के सारिफीन से तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस मीन 14 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया पिछले 1400 अरब रुपया। आई सेड कि वो जो है 1410 बिलियन रुपीस या 1.4 ट्रिलियन रुपीस, आप जैसे भी कहना चाहें, वो इकट्ठा किया। और ये इसमें अगर आप देखें तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी 2021 में इसमें से 341 बिलियन, देन 2022 में दिस वाज 461 बिलियन, देन 2023 में 603 बिलियन रुपीस जो कलेक्ट किए गए। अब आप देखें कि आप एक तरफ चाह रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स प्रमोट हों, आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए डेफिनेटली एनर्जी इज द बेसिक इनपुट। और अगर आप दूसरी तरफ इस किस्म के टैक्सेस लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो डिस्करेज होगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं हो पाती तो आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर का इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जो कि रिफ्लेक्ट होगा फिर आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में और आपके जो है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को वर्स करेगा। एट द सेम टाइम फिर आपकी इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और वो बहुत ज़रूरी है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को फर्दर नीचे लाने के लिए, जो कि करंटली स्टैंड करते हैं 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो आपकी इकॉनमी में प्रिवेल कर रहा है। सो ये चीज़ें पॉजिटिव साइंस ज़रूर हैं, लेकिन इनको जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको
रिफॉर्म्स की जरूरत है, एंड रिफॉर्म्स वो जो सस्टेनेबल बेसिस पे सस्टेन रिफॉर्म्स जो आप इंट्रोड्यूस करवा सकें। डॉक्टर और साहब, वो ये जब तक एनर्जी के अंदर अगर एक एक करके बात कर लें, एनर्जी के अंदर हमने 1400 अरब रुपया तो सार्फिन से ले लिया, उसके ऊपर बोझ पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का एक अलग से बोझ है, इन्फ्लेशन उस के एवज हमें 36% के ऊपर चले गई, तो हमने फिजिकल जो हमारा सर्कुलर डेट है उसको 1.2 से विद इन दिस ईयर जो 3 सालों के अंदर हम 1400 अरब रुपया उनसे ले रहे हैं सार्फिन से, लेकिन जो सर्कुलर डेट है वो 1.2 से 2.6 ट्रिलियन के ऊपर लेकर गए। तो क्या स्टेप्स हैं जो कि अब भी लिए जा सकते हैं इस सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए, ताकि इसका सारा बोझ सार्फिन के ऊपर और उस सूरत में हम इन्फ्लेशन की सूरत में देखते हैं? अच्छा, अगर आप एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो आप भी देखिए डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिफरेंट इसमें सजेशंस हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एनर्जी सेक्टर में डिस्कोज और इवन जो हैं प्रोवाइडर्स, उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। आई एम नॉट दैट मच। आप अगर वो करते भी हैं तो ऑब्वियसली आप कोई कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि आपकी बेसिकली कभी भी हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं है एनर्जी सेक्टर में जिसकी बेसिस पर आप एवरेज कॉस्ट को डिक्लाइन फीस की तरफ लेके जा सकें एनर्जी सेक्टर में। तो आपका जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा सर्कुलर डेट अगर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का वो तो स्टैंड कर है 5.73, जिसमें पावर सेक्टर का अपना जो है वो 2.7 ट्रिलियन रुपीज का है, और गैस का भी आप करते हैं तो वो अगेन वो 3 ट्रिलियन रुपीज। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि मैं आपसे सियासत के ऊपर तो सवाल नहीं कर रहा, मगर 300 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली का दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे आपको 300 यूनिट के ऊपर फ्री कर देंगे, तो ये दावे अगर रियलिस्ट होकर देखा जाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इतना एक बड़ा पहाड़ है, तोदा है जो कि सार्फिन के ऊपर गिरेगा टैक्सेस की मद में, ना कि उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक। बिल्कुल मैं आपकी बात से फुली एग्री करूंगी वकास। इसमें देखिए जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देने की बातें करती है तो आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो भी इकदाम लेने हैं वो अपने बजट में से लेगी, ठीक है। अब बजट में एक ही चीज मेनली आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है, वो आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। रेवेन्यू हमारे हमेशा से हमारे एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं रहे, इसी वजह से हम हमेशा बजट डेफिसिट फेस करते हैं एज ए कंट्री। और जब आपके डोमेस्टिक रिसोर्सेज रेवेन्यू के थ्रू पूरे नहीं होते तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शंस रह जाती हैं कि या तो आप मजीद कर्जे लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से कर्जे ले रही है, और इसके अलावा या फिर आप प्राइवेटाइज करते हैं। अब अगर आप बात करते हैं सब्सिडीज देने की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पावर में आती है, तो डेफिनेटली वो उसके एक्सपेंडिचर्स को फर्दर इंक्रीज करेगा। और आईएमएफ के क्योंकि हम प्रोग्राम में हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर हमें अभी जो है वो $700 मिलियन। अच्छा, इसमें मैं ये बात आपकी समझ गई, इसमें क्या ऑल्टरनेट? जी जी, इसमें वो आपको कभी भी, इवन आईएमएफ आपको कभी अलाउ नहीं करेगा टू सब्सिडाइज के 300 यूनिट तक आप कर लें जब तक आप उस प्रोग्राम में हैं। और ये प्रोग्राम तो आने वाली जो गवर्नमेंट है इन वेटिंग, वो भी वेट कर रही है कि उसके साथ फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ा जाए। एक बात तो ये होगी, लेकिन क्या ऑल्टरनेट सोर्सेज पाकिस्तान विंड के ऊपर दीगर सोर्सेज पे जा सकता है? फौरी जा भी नहीं सकता, क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, रिजर्व आपके पास सिर्फ $8 बिलियन है। तो इस सूरत में आप ऑल्टरनेट सोर्स पे भी नहीं जा सकते। ऑल्टरनेट सोर्स के जरिए भी क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त? मुझे तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जिस तरह से हम बजट को बड़ा क्लोजली देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो मुझे इसमें इस बजट में तो ये प्रोविजन नजर नहीं आती। देखिए, आपने सब्सिडी कहाँ से देनी है? आपने पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक रेवेन्यू आप रेज करते हैं, उसी के अंदर से आप अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। और सब्सिडी हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर एक उसके एक्सपेंडिचर्स में फर्दर इंक्रीज लेके आती है। तो जब आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बजट के डेफिसिट को नैरो करने के लिए, और आईएमएफ आपसे फर्दर डिमांड कर रहा है कि आप टैरिफ रेट्स को फर्दर इंक्रीज करें, तो मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने तीन चीजें और पूछनी है। ये आपने सही कह दिया, आपको नजर नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन, हमारी ग्रोथ 2% के ऊपर है, इन्फ्लेशन 36 से चले 29% के ऊपर आ गई। आपको इस ग्रोथ रेट के साथ, जो कि यही रहेगी इस साल आईएमएफ के मुताबिक, जो उन्होंने कहा, तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 36%
से भी ऊपर जा सकती है या ये कम होगी, और कोई 3 ऐसे की पॉइंट जो कि कर्टेल कर सकते हैं इस हमारी इन्फ्लेशन को और ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं? अच्छा देखिए, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए आपको इजी रेट्स पर, यानी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है बिजनेस सेक्टर को। लेकिन जब आप इतनी हाई लेवल की इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, जो कि करंटली 28% पर है, ऑल्दो पहले से कुछ डिक्रीज हुई है, तो स्टेट बैंक टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई रखना होता है, अदरवाइज इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकती है। तो जब आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे तो उस सूरत में ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बिजनेस सेक्टर जो है वो डिस्करेज होगा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द बिजनेस एंटिटीज। तो जब आप देखें कि आप एक तरफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को लिमिट्स के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्टली funding that is available in the country as a result of tightly monetary policy of the state bank। तो मुझे ये बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो आप इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश में आप ग्रोथ रेट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसको बढ़ा तो फॉर श्योर आप 2% से नहीं कर पाएंगे। देखिए जो IMF वगैरह के जो रिपोर्ट्स में जो ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया जाता है, डेफिनेटली इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग की बेस पे किया जाता है, और उसमें वो सारे पैरामीटर्स को सामने रखने के बाद करते हैं। इसके अंदर दे टेक care of all the endogenous and exogenous shock that a country might experience। तो उसकी बेस पर, जैसे फ्लड अगर आया लास्ट ईयर पाकिस्तान में, जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर की आउटपुट पे फर्क पड़ा और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ने सफर किया लास्ट ईयर, तो इस किस्म की चीजें आप अभी भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, अभी भी आप एक्सपेक्ट करें कि कोई एंडोजिनस शॉक या किसी भी तरह का एक्सटर्नल शॉक, जैसे अभी हमला कर दिया है, बहुत सारी वॉर्स हमारे रीजन में आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और इन सारी सिचुएशन को अगर आप सामने रखते हुए देखें तो मुझे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो थोड़ी टफ नजर आ रही है। अच्छा, रेवेन्यू का भी आप बताइएगा। 12.5% के ऊपर जीडीपी का इस साल IMF के मुताबिक रहेगा, जो कि 11.5% पर था, उसमें 1% तो बेहतरी आई है। क्या ये भी इनफ है? नहीं, इनफ तो नहीं है। ऑब्वियसली इनफ इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमेशा जब भी रेवेन्यू को देखते हैं, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है आपको रेवेन्यू चाहिए क्यों होता है। देखिए, गवर्नमेंट का अपना कोई सोर्स इनकम का नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी पैसा आप पर खर्च करना है इस मुल्क पर, उसने रेवेन्यू के थ्रू इकट्ठा करना है, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू की हमेशा हर गवर्नमेंट को जरूरत होती है, बिकॉज उसी रेवेन्यू को सामने रखते हुए आप अपना बजट बनाते हैं, बिकॉज रेवेन्यू विल प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इनकम। उस इनकम को सामने रखते हुए आप अपने एक्सपेंडिचर्स डिजाइन करते हैं, और अगर आपके डिजाइन्ड एक्सपेंडिचर्स आपके रेवेन्यू से ज्यादा हैं तो फिर आप बताते हैं कि आप और कहां से फंडिंग लेके अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करेंगे। जैसे आप अगर इंटरनल बोरोइंग कितनी करेगी गवर्नमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग कितनी करेगी, कमर्शियल लोन्स कितने लेगी, IMF के थ्रू कितनी अमाउंट गवर्नमेंट को मिलेगी, या प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के थ्रू गवर्नमेंट पूरा होमवर्क करती है और उसके बाद बजट प्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप कह रहे हैं कि क्या ये रेवेन्यू काफी होगा, तो फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज कभी भी इतने नहीं रहे जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर सकें। मुझे जी अगर आप देखिए, एक मिनट विकास, अगर आप देखिए तो मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी थी कि आपके जो टोटल रेवेन्यू है, इवन वो आपके पास टोटल अवेलेबल भी नहीं है अपने मुल्क में खर्च करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि 50 to 55% ऑफ योर रेवेन्यूज या जो टोटल आपने इनकम गवर्नमेंट की जो होगी वो तो आप खर्च करने जा रहे हैं, और डेट जो लोन की पेमेंट 17% आरई को आप देते हैं अंडर डिफेंस सर्विसेज की हेडिंग के तौर पर कि जी ये इतनी अमाउंट डिफेंस सेक्टर को चाहिए। फिर आपकी पेंशन्स हैं, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। तो ये सारे अगर आप अपने अखराजात गवर्नमेंट के सामने रखें तो ये अमाउंट तो डेफिनेटली काफी। अच्छा, मुझे दो चीजें जो इंटरलिंक है उसके ऊपर भी बता दीजिए। लास्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 2.5% के ऊपर, जो कि
तकरीबन लोएस्ट है इन द रीजन। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट 8% के ऊपर है, जिसकी वजह से बहुत गैप आया, हमारे स्किल लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसमें मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश है सारे इशारियों के साथ जो कि करंट पाकिस्तान के पास है? देखिए वकास, अगेन बात वही है, आपने बिल्कुल बहुत दोनों चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ और आपका जो आपने फरमाया कि जी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपने अनएम्प्लॉयमेंट अगर जो है उसको नीचे लाना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इंडस्ट्री को जो है वो फ्लरिश करें। जितनी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी उतनी ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। अब इंडस्ट्री को अगर आपने इंक्रीज करना है तो सबसे पहली चीज कि इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो बेसिक इनपुट हर चीज की प्रोडक्शन में यूज हो रही है वो आपकी एनर्जी है। तो आपको पहली बात तो ये कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर एनर्जी उनको देनी होगी और एनर्जी की सप्लाई को इंश्योर करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो क्रॉस सब्सिडीज के थ्रू फाइनेंस करे या फिर गवर्नमेंट जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज। ये तो पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है और आने वाली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पूरा क्या होमवर्क करके आते हैं। बट यू आर वेरी राइट कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ का मतलब है कि आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, जो कि मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। IMF की रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, आइंदा आने वाली हुकूमत इन तमाम इशारियों को किस तरह लेकर चलती है, ये तो 8 फरवरी के बाद जो आइंदा आने वाली हुकूमत है उसकी पॉलिसी से ही पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।